नरभक्षी तेंदुए बहुत ही दुर्लभ होते हैं और शायद इसी कारण से उनके बारे में जानकारी भी बहुत सीमित है। यहाँ तक कि मेरा खुद का अनुभव भी बहुत सीमित था। 10 वर्षों पहले एक संक्षिप्त मुठभेड़ हुई थी और यद्यपि मुझे यह संकेत अवश्य मिला था कि जब कोई तेंदुआ जानवरों से इंसानों के मांस पर आ जाता है तो उसके व्यवहार में भी उतना ही बड़ा परिवर्तन आता है जितना कि एक बाघ के स्वभाव में आता है। फिर भी मैं यह नहीं जानता था कि वह परिवर्तन कितना गहरा होगा, और जब तक मुझे यह बात समझ नहीं आती मैंने यह निश्चय किया कि मैं उसे उसी तरीके से मारने की कोशिश करूँगा जिस तरीके से आम तौर पर तेंदुए मारे जाते हैं। तेंदुए को मारने का सबसे आम तरीका है या तो उसके द्वारा मारे गए शिकार के पास बैठना या फिर जीवित बकरी या भेड़ को चारा बनाकर घात लगाना। इन दोनों तरीकों को अपनाने के लिए या तो कोई ताज़ा शिकार होना चाहिए या फिर उसका ठिकाना मालूम होना चाहिए। लेकिन मेरा रुद्रप्रयाग आने का उद्देश्य सिर्फ एक था, इंसानी जान की रक्षा करना। इसलिए मैं यह कतई नहीं चाहता था कि पहले कोई और मारा जाए और फिर मैं उसके शव पर बैठकर तेंदुए का इंतज़ार करूं। इसलिए एक ही रास्ता बचता था, मैं तेंदुए का ठिकाना खोज निकालूं और उसे जीवित चारे पर मार गिराऊं। पर यहाँ पर मेरे सामने एक गंभीर समस्या खड़ी हो गई। जैसे मैं समय के साथ साथ थोड़ा बहुत हल पर पाने की उम्मीद कर रहा था, जो नक्शे मुझे दिए गए थे उनसे स्पष्ट था कि नरभक्षी तेंदुआ लगभग 500 वर्ग मील के क्षेत्र में सक्रिय था। अब किसी भी इलाके में 500 वर्ग मील का क्षेत्र किसी भी जानवर को ढूंढने और मारने के लिए विशाल होता है, और यह तो गढ़वाल की बीहड़ और दुर्गम पहाड़ियों का इलाका था, जहाँ एक ऐसा जानवर जो सिर्फ रात को बाहर आता हो उसे खोज निकालना एक लगभग असंभव कार्य प्रतीत हो रहा था। जब तक कि मैं इस पूरे क्षेत्र को 2 हिस्सों में बांटने वाली अलकनंदा नदी को ध्यान में नहीं लिया। सामान्य धारणा यह थी कि अलकनंदा नदी नरभक्षी तेंदुए के लिए कोई बाधा नहीं थी, और जब एक किनारे पर शिकार मुश्किल हो जाता था तो वह तैरकर नदी पार कर लेता था। पर मैं इस मान्यता से सहमत नहीं था। मेरे अनुभव में कोई भी तेंदुआ स्वेच्छा से इस बर्फीली तेज़ बहाव वाली अलकनंदा में कूदने का जोखिम नहीं उठाएगा। मुझे पूरा विश्वास था कि जब भी तेंदुआ एक किनारे से दूसरे किनारे जाता था तो वह ऐसा झूलते पुलों के सहारे ही करता था। इस क्षेत्र में 2 सस्पेंशन ब्रिज थे, एक रुद्रप्रयाग में और दूसरा लगभग 12 मील ऊपर छठवा पीपल में। इन दोनों के बीच एक झूला पुल भी था, वही पुल जिससे बॉस्टन और उनके 200 बीटरों की टोली बीट के दिन नदी पार कर चुकी थी। लेकिन यह झूला ऐसा था जिसे देखकर ही रूह कांप जाए। इस पुल के दोनों ओर घास की 2 मटी हुई फफूंदी लगी रस्सियाँ थी जो लगभग 200 फीट तक झाग उड़ाती हुई सफ़ेद नदी के ऊपर फैली थी। वही अलकनंदा जो 100 गज नीचे 2 चट्टानों के बीच बाघ की दहाड़ की तरह आवाज़ करती हुई बहती थी। रस्सियों के बीच जो पैदल चलने का मार्ग बना था वह पतली लकड़ियों के टुकड़ों से बना था, जो मात्र 1.5 या 2 इंच मोटी लकड़ियाँ थीं, जो घास के रेशों से ढीली ढाली बंधी थी और 2-2 फीट के फासले पर थी। उस पर से एक रस्सी ढल चुकी थी, जिसके कारण पूरी पगडंडी 45 डिग्री के कोण पर झुकी हुई थी। मैं जब पहली बार इस भयानक पुल पर पहुंचा तो मैंने मूर्खतावश वहां बैठे टोल वसूलने वाले व्यक्ति से पूछ लिया, क्या इस पुल की कभी मरम्मत होती है? उसने मेरी ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब पुल टूटता है और कोई उस पर से गिरता है तब नया बनाया जाता है। उसकी यह बात सुनकर जो सर्द लहर मेरी रीढ़ में दौड़ी वह तब तक बनी रही जब तक मैं दूसरी ओर सकुशल पहुंच नहीं गया। अब क्योंकि यह झूला पुल नरभक्षी के पार करने के लायक नहीं था तो बचते थे केवल 2 सस्पेंशन ब्रिज, और मैं यह मानकर चल रहा था कि अगर मैं इन पुलों को तेंदुए के लिए बंद करवा दूं तो मैं उसे नदी के एक ही किनारे तक सीमित कर सकता हूं और इस तरह शिकार का क्षेत्र आधा हो जाएगा। तो मेरा पहला काम था यह पता लगाना कि तेंदुआ फ़िलहाल किस किनारे पर है। आखिरी शिकार साधु की हत्या 6वां पीपल ब्रिज के पास बाएं किनारे पर हुई थी, और मुझे यकीन था कि शिकार छोड़ने के बाद तेंदुआ इसी पुल से पार किया होगा, क्योंकि जब एक बार कोई शिकार हो जाता है तो स्थानीय लोग और तीर्थयात्री सावधानी दोगुनी कर देते हैं, जिससे उसी इलाके में 2 हत्याएं
लगातार असंभव हो जाती हैं। अब आप कहेंगे, तो फिर कैसे एक ही गांव में 6-6 हत्याएं हो गई? तो मेरा उत्तर होगा, कोई भी प्रयास अनिश्चित काल तक जारी नहीं रह सकता। जब लोगों को सुनने में आता है कि नरभक्षी अब 10, 15 या 20 मील दूर के किसी गांव में हैं, तो छोटे और असुरक्षित घरों में रहने वाले लोग, जहां न दरवाजे मजबूत थे, न शौच की कोई व्यवस्था, प्राकृतिक आवश्यकता के चलते एक क्षण के लिए दरवाज़ा खोल बैठते हैं। और शायद उसी क्षण की प्रतीक्षा में तेंदुआ कई रातों से छिपा बैठा होता था।